आपका एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में स्टैटिस्टिकल असेसमेंट क्यों ज़रूरी हैं। देखो, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होता है। कलेक्शन करना, टेबुलर फॉर्म में दिखाना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना, किसकी, जो फैक्ट्स हमने इकट्ठे किए हैं, ठीक है, जो हमने मेथड्स, जिस मेथड से हमने टेस्ट किया है, जो फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, उन सब को कलेक्ट करना, टेबुलर फॉर्म में शो करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, ठीक है, एक किसी मेथड से, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये सटक्लिफ के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है, जिसका मतलब है स्टेटस, कि किसी का क्या स्टेटस है। ये फॉलो करता है एन्यूमरेशन बाय द मेथड ऑफ एन्यूमरेशन बाय विच अ स्टेट कंडीशन इज़ नोन कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, किसी मेथड से जब हम किसी का रिज़ल्ट निकालते हैं, फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं, सॉरी, ठीक है, वहाँ किया था, ये वाला भी देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक कलेक्शन है नंबर्स की जो प्रेजेंट किए जाते हैं, मेज़र किए जा सकते हैं। वेबस्टर के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक एक क्लासिफाइड फैक्ट्स हैं जो लोगों की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक स्टेट में। स्पेशली वो फैक्ट्स होते हैं वो जो ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, ठीक है, या टेबुलर फॉर्म में हम उनको दिखाते हैं। फिर ए.एल. बॉले कहते हैं स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है जो हमने फैक्ट इकट्ठे किए हैं उनकी, कोई भी इंफॉर्मेशन की, कोई भी रिज़ल्ट की, ठीक है, हम इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद उनको नंबर्स में दिखाते हैं। एच के सैक्रिस्ट कहते हैं स्टैटिस्टिक के द्वारा हम ये समझते हैं कि जो हमने इकट्ठा किया है उसके रीज़न क्या हैं, उसको कैसे हमें एक्सप्रेस करना है न्यूमेरिकली, वो सब हम किस में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में। अब डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम जानें तो न्यूमेरिकल फैक्ट जो मेज़र किए जा सकते हैं, न्यूमरेट किए जा सकते हैं और एस्टिमेट किया जा सकते हैं, वो है स्टैटिस्टिक फैक्ट्स। फैक्टर्स जो होमोजीनियस होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, और ये जो फैक्ट्स होते हैं ये एक्यूरेट होते हैं, ये सिस्टमेटिकली कलेक्ट किए जाते हैं। लॉबिट का भी देख लो, लॉबिट क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स is that which deals with the collection, classification and tabulation of numerical facts as the basic for explanation, description and comparison of phenomena। Statistic डील करता है कलेक्शन से, फैक्ट मतलब डेटा को कलेक्शन से, डाटा को क्लासीफाई करने के तरीके से, उसको न्यूमेरिकल्स को जो हमारे पास नंबर इकट्ठे हुए हैं उसको टेबुलर फॉर्म में करने से, उसके एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन करना, कंपैरिजन करना, वो सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। फंक्शन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के, ये हेल्प करता है कलेक्ट करने में और डाटा को प्रेजेंट करने में सिस्टमैटिक मैनर में। ये डाटा को कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपली तरीके से समझने में मदद करता है, ये डाटा को क्लासिफाई करने में मदद कर सकता है, और ये टेक्निक्स प्रोवाइड करता है कि हम कैसे कंपैरिजन करें दो डाटा में। ये अलग अलग फिनोमेना की स्टडी, अलग अलग फिनोमेना के रिलेशनशिप को स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। जैसे कि मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ कि जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं रेदर देन हाई क्लास फैमिली के, और मैं ये कहती हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से, और इंटेलिजेंस अगर देखा जाए तो वो गवर्नमेंट स्कूल का ज़्यादा अच्छा होता है प्राइवेट का। तो अगर ये मैं दो कोई भी रिसर्च करती हूँ और उस पर रिसर्च करके मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ, डाटा को मैं इंटरप्रेट करती हूँ, तो जो ये स्टडी हो गई, मैंने दो फिनोमेना के बीच में रिलेशन देखा, वो मैं स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग निकालूँगी क्योंकि मुझे टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, ठीक है। बिहेवियर के ट्रेंड को इंडिकेट करने में हेल्प करता है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव हम रिजल्ट सोच लेते हैं किसी भी काम का, वो होता है हमारा हाइपोथेसिस, और उसको टेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ये रैशनल कंक्लूज़न निकालने में हेल्प करता है, ठीक है।
अब एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स के क्या इंपॉर्टेंट है। देखो एजुकेशन में स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंट को अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो हमें बहुत सारा डेटा ऐसा होता है, हमें रिसर्च करनी होती है, सब कुछ करना होता है, तो वो जो भी चीज़ रिसर्च होती है वो हम हर चीज़ है ना वर्ड में नहीं बता सकते, तो हमें न्यूमेरिकली वो हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए जो हमें डेटा से मिलते हैं। और डेटा कहाँ से आता है, हमारे स्टैटिस्टिक से। मैंने तो बताया था स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जैसे अब सेंट्रल टेंडेंसी है तुम्हारी, उसमें तुमने मीन मीडियन मोड सीखा, फिर तुम्हारा उसी में ही आएगा कोरिलेशन मेथड्स, ठीक है, रैंक स्पेयरमैन रैंक मेथड, ठीक है, रो मेथड एंड स्क्विंस मेथड, मतलब बहुत कुछ है, इतना कुछ है स्टैटिस्टिक्स में तो कि बस क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, मेजरमेंट करना और इवैल्यूएट करना। इस प्रोसेस में हम स्कोर्स को ऑब्टेन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं स्कोर्स को, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। इंटरप्रेट करना क्या मतलब होता है, मैंने इकट्ठे किए और मैंने उनको देखा कि अब मैं बता रही हूँ कि ये मैंने इकट्ठे ऐसे किए और इनको मैंने अपनी स्टडी में ऐसे यूज़ करना है, या ये यूज़ किया, या मेरे ये ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हुए हैं, ठीक है। और इससे जो क्या है स्टैटिस्टिक्स एनेबल होती है, हमें एनेबल करती है कि हम स्कोर्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत एफिशिएंट बनता है स्टैटिस्टिक्स के यूज़ से, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक की नॉलेज होती है वो हेल्प करती है टीचर को इन वेज में। फर्स्ट इज़ ये टीचर को हेल्प करती है कि मोस्ट एग्जैक्ट टाइप का डिस्क्रिप्शन मिले। जब हमें पता करना होता है कि कैसे जो बच्चे हैं उनका एडमिनिस्टर करना है एक टेस्ट के थ्रू या ऑब्ज़र्व करना है बच्चे को, तो जो रिज़ल्ट होता है वो हमें ये डिस्क्राइब करना होता है कि पीपल की परफॉर्मेंस या ट्रेड को कैसे बताएं। तो हमें स्टैटिस्टिक हेल्प करती है कि हम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन डाटा का कैसे दें, कि भाई अगर हमें कोई ट्रेड देखना है तो मैं बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट ले लूँगी या मैं बच्चे का पर्सनालिटी टेस्ट लूँगी, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट में मुझे बच्चे का ट्रेड के बारे में पता लगेगा। फिर सेकंड है इट मेक्स द टीचर डेफिनेट एंड एग्जैक्ट इन प्रोसीजर्स एंड थिंकिंग। ये टीचर को डेफिनेट और एग्जैक्ट स्टूडेंट के बारे में बताएगा, प्रोसीजर्स के बारे में बताएगा और थिंकिंग के बारे में बताएगा कि क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है टेक्निकल नॉलेज के कमी की वजह से जो टीचर्स हैं वो बच्चे की परफॉर्मेंस को नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस को हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो बहुत इजी होगा, क्योंकि वो हम लैंग्वेज की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो इंटरप्रिटेशन होगी वो बहुत डेफिनेट होगी और एग्जैक्ट होगी। अब देखो बोर्ड में परसेंटेज निकलती हैं, पॉइंट टू पॉइंट, CGP निकलती है, ये सब क्या है, ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा ही तो होता है। इतने बच्चों ने, इतने में से इतने परसेंट बच्चे हैं जो फीमेल हैं वो पास हुई हैं, इतने में से इतने परसेंट बच्चे हैं जो पास हुए हैं, तो ये प्रॉपर एक डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है स्टैटिस्टिकल डाटा के अकॉर्डिंग ही तो ये रिजल्ट्स इतने माइनर सी चीज़ें भी तुम्हें बता देते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ इट एनेबल्स द टीचर टू समराइज द रिजल्ट इन अ मीनिंगफुल एंड कन्वीनियंट फॉर्म। ये टीचर को समराइज़ करने में, रिज़ल्ट को समराइज़ करने में और कन्वीनियंट फॉर्म में रिज़ल्ट को बताने में टीचर की हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स भाई किसके बेसिस पे होता है, डाटा के बेसिस पे होता है, तो ये टीचर को हेल्प करता है कि डाटा को स्पष्ट रूप से मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्रेस करना बताए, और जिसको भी वो बताए या जैसे टीचर करे वो जो डाटा होगा वो अंडरस्टैंडेबल होगा, समझने लायक होगा, इंटरप्रेटेबल होगा, समझने लायक होगा, तर्क करने लायक होगा, ठीक है। फोर्थ है ये टीचर को अनेबल करता है कि वो जनरल कंक्लूज़न बना सके। स्टैटिस्टिक हेल्प करता है कि कंक्लूज़न ड्रॉ किया जाए, ठीक है, एग्जैक्ट कंक्लूज़न हम ले। स्टैटिस्टिक्स का जो स्टेप है ये हेल्प करता है कि कितना फेथ हमें करना चाहिए किसी कंक्लूज़न पे। देखो जो स्टैटिस्टिकल की मदद से अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारा वो काफ़ी हद तक सही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हमने डेटा लिया, कलेक्ट किया, उसको के ऊपर हमने टेस्ट किया और उसके बाद हमने उसका कंक्लूज़न निकाला, ठीक है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से किया गया काम गलत नहीं होगा। इट हेल्प्स द टीचर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल्स। ये हेल्प करता है टीचर की कि बच्चे की जो फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसको भी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करें। स्टैटिस्टिक अनेबल करता है टीचर को कि प्रेडिक्ट करें कि कैसे, हाउ मच ऑफ थिंग विल हैपन अंडर कंडीशंस वी नो एंड हैव मेजर्ड। किस कंडीशन में कितना हमें मेज़र करना है, किस तरीके से हमें करना है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, टीचर कैन प्रेडिक्ट द प्रोबेबल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन द फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम हिज एंट्रेंस टेस्ट स्कोर।
टीचर क्लास में जिस तरीके से टेस्ट लेती है, सब कुछ करती है, उससे वो बता सकती है कि कौन बच्चा कितने मार्क्स ला सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेडिक्शन में एरर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जहाँ पे वो टेस्ट देगा, वहाँ पे वो फैक्टर्स जो हैं वो भी इंक्लूड करेंगे और वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड हमें बताते हैं कि कितने मार्जिन पे एरर होगा। और देखो, एरर के बारे में भी पहले ही पता होता है, इसलिए पहले एक्स्ट्रा से कोई एक दो हम सॉल्यूशंस बना के रखते हैं ऑलरेडी कि अगर एरर आया तो फिर इस मेथड से हम काम को करेंगे। फिर 6th थिंग क्या है? स्टैटिस्टिकल एनेबल करती है टीचर को कि वो एनालाइज करें कैजुअल फैक्टर्स से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से, ठीक है। जैसे कि ये कॉमन फैक्टर है कि बिहेवियरल आउटकम, ठीक है। तो जो बिहेवियरल आउटकम है वो हर बच्चे का अलग होगा। कोई बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और कई बोर्ड में जाके होपलेस हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो जो ये फैक्टर्स हैं, ये स्टडी को, ये फैक्ट को और एरर लाने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे, ठीक है, नेगेटिविटी में। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि अगर स्टैटिस्टिकल डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे एरर्स भी आएंगे ही आएंगे। कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? सबसे पहले डाटा डिफाइन किया जाता है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है एक सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से या इन्वेस्टिगेशन से। फिर हमें स्कोर को न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन से, किसी भी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल का टेस्ट वगैरह से हम स्कोर को अपने पास रखते हैं। फिर कंटिन्यूस सीरीज़ एक सीरीज़ है ऑब्जर्वेशन की, जिसमें बहुत पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो अलग होते हैं, अलग अलग अमाउंट में होते हैं। इस सीरीज़ में ये पॉसिबल होता है कि हम कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू लें किसी रेंज ऑफ सीरीज़ के साथ। मतलब जैसे कि अगर हम कोई एक स्टडी कर रहे हैं, हम एक एज ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो जो एज ग्रुप होगा वो हम लेंगे 6 to 12, तो 6 to 12 के सभी बच्चे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ लेते हैं। फिर डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और टू सम ऑर्डर्ड प्रिंसिपल्स। इन दिस सीरीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अकर एट एनी इंटरमीडिएट वैल्यू विद इन द रेंज। एग्जाम्पल ऑफ सच इज मैरिड, नंबर ऑफ पर्सन और सेंसियर डाटा, ठीक है। अब इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होगी? वो कंटिन्यूटी में नहीं होती, ठीक है। जैसे मैरिट हो गई कि भाई मैरिट लग रही है, जितने बच्चों के मार्क्स है उसके हिसाब से हमने मैरिट लगा दी, ठीक है। मैरिट वैरी भी करेगी, कंटिन्यूस तो नहीं होगी लेकिन सीरीज़ में होगी। फिर वेरिएबल, देखो वेरिएबल होते हैं 3 तरीके के, 2 तरीके के होते हैं, नहीं 3 के होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो स्कोर, हाँ मैं तो बता रही थी कि कितने तरीके के, 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? पहला वेरिएबल डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट और तीसरा होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर डिपेंड करते हैं, उसके बिना उनका कोई भी औचित्य नहीं होता। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कंट्रोल्ड वे में करवाए जाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो फ्री होते हैं, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ जब हम करेंगे तो हम एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में करेंगे कि भाई इस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटर होना चाहिए। और जो इंडिपेंडेंट होंगे वहाँ पे उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता किसी का। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो होते हैं जब हम कोई स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बीच में जो वेरिएबल उस स्टडी के बीच में इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास में टेस्ट दे रही हूँ, अचीवमेंट टेस्ट ले रही हूँ बच्चों का, साइंस का टेस्ट दे दिया मैंने, बहुत नॉइज़ आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो जो ये वेरिएबल है, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाएगा जो प्रभाव डालता है ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, या ड्यूरिंग किसी कंडीशन। उसके बाद वेरिएबिलिटी क्या होता है? ये स्कोर्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली इंडिकेट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज, ठीक है। मतलब वेरिड अलग अलग तरीके के स्कोर्स होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें ये नाम बता दिए हैं। ये भी एक हमारा मेथड है डेटा निकालने का। फिर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ अकेरेंस की कितनी बार आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 स्टूडेंट हैं, उन्होंने स्कोर किया है 65, तो सो दैट द स्कोर 65 एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8, क्योंकि वो कितनी बार 65 स्कोर आए हैं, 8 बार, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टैबुलेशन शो करता है फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ की, ठीक है, वेरिएबल्स की। ये वैल्यूज़ जो होते हैं अरेंज किए जाते हैं ऑर्डर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 6 to 8, ठीक है, 1 to 10 ऐसे। कोरिलेशन का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट मतलब कोरिलेशन, यानी कि 2 के बीच में रिलेशन, 2 या 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच में जब रिलेशन आता है
It may be stated as the tendency for corresponding observation in two or more series to vary together from the average of their respective series, that is to have similar relative position. ठीक है, जो सिमिलर पोजीशन में हो और उनका हम कोरिलेट करेंगे तो जो उनका आपस में रिलेशन होगा उसको जब हम नंबरिंग में नहीं आएंगे तो वो कोरिलेशन होता है. ठीक है. इफ़ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस टेंड टू हैव सिमिलर रिलेटिव पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज़. अगर जो ऑब्जर्वेशन हमने की है और दो रिलेटिव पोजीशंस में हमने जो सीरीज़ है उसमें जो कोरिलेशन ऑफ पॉजिटिव आता है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो डाइवर्जेंट होती हैं इनकी पोजीशन में. ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. को रिलेशन समझ लो बस. जब दो वेरिएबल्स का आपस में पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिलेशन होगा तो उसको को रिलेशन बोलते हैं. ठीक है, पॉजिटिव को रिलेशन और को रिलेशन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं. वैसे तो मेनली तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो को रिलेशन होता है. ठीक है, तो इसको अभी इतना ज़्यादा फोकस में ना लो. कोफिशिएंट क्या होता है? ये स्टैटिस्टिकल कंस्टेंट है जो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है मेजरमेंट की, कोएफिशिएंट. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? ये प्योर नंबर होता है जो +1 से या -1 से एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में, जब दो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं उनमें. ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और कराऊंगी, वो है देखो तुम्हारे इस वाले टॉपिक में था कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन. तो इसमें से तुम्हें ये निकल जाएगा नीड एंड इम्पोर्टेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, देखो यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन भी है. स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग. साइंस ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं A.L. बॉले के अकॉर्डिंग. बडिंगटन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स साइंस ऑफ एस्टिमेटेड एंड प्रोबेबिलिटीज़ भी है. ठीक है, लॉ विटकॉम ने पढ़ा. नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी पढ़ लो. ठीक है, क्यों ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ग्रुप कंपैरिजन. कभी भी ग्रुप में कंपैरिजन के लिए अगर हम करना है तो हम स्टैटिस्टिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें फैक्ट चाहिए होते हैं और वो बिल्कुल एग्जैक्ट. जो अचीवमेंट होता है क्लास का, या हम करें कि सब्जेक्ट का किसी का, इट इज़ फाउंड दैन वन क्लास इज़ प्रोग्रेसिव फास्टर इज़ वन सब्जेक्ट वाइल अनदर इज़ प्रोग्रेसिव इन डिफरेंट वन. एक क्लास एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है और दूसरी क्लास दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है. तो जो वेरियस सेक्शंस होते हैं उनमें पर्टिकुलर क्लास में और वो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप कंपैरिजन में स्टैटिस्टिक हमें हेल्प करेगा उनके टेस्ट करके उन्हें इंटरप्रेट करने में. इंडिविजुअल के कंपैरिजन में भी हेल्प करेगा. स्टैटिस्टिक हेल्प करता है इंडिविजुअल कंपैरिजन में, स्टूडेंट के इंडिविजुअली कंपैरिजन में. ठीक है, उनके एज, उनकी एबिलिटी, उनके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने में. ये स्टैटिस्टिक ही है जो हमें बताती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने सिमिलर हैं, कितने तरीके से सिमिलर हैं और कितने अचीवमेंट किस सब्जेक्ट में कितना है. ठीक है, उसके बाद एजुकेशन और वोकेशनल गाइडेंस में भी स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है. हर इंडिविजुअल स्टूडेंट जो होता है वो अलग होता है दूसरे से. उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मेंटल एबिलिटी सब स्टूडेंट की अलग अलग होती है. तो उनको एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस देने के लिए सबसे पहले ये होता है कि हम जानें कि क्या किसके स्कोर्स हैं और उस कोर्स के बाद हम उसको गाइडेंस देंगे. फिर आता है एजुकेशन और एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च में भी स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम बात करें कि चेंज इन प्लेस, लाइन और सर्कमस्टांसेस, तो जो एम है, जो करिकुला है, एजुकेशन के मेथड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. जो रिसर्च का वर्क है और एक्सपेरिमेंट है वो कभी भी रिलायबल नहीं हो सकते, वैलिड नहीं हो सकते बिना स्टैटिस्टिक के. क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो उसमें एक्सपेरिमेंट और रिसर्च दोनों ही ऐसे वर्ड हैं जिनमें हमें स्टैट्स को लेना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, टेस्ट करने पड़ते हैं. तो वो बिना उसके प्रूफ नहीं है. और अब अगर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ही नहीं होगा तो हम किसी भी मुद्दे पे ही नहीं आ पाएंगे. हम यही नहीं बता पाएंगे पहले क्या था और अब क्या है. क्योंकि हम किसी चीज़ को सोशल तब करते हैं जब हमें फैक्ट मिलते हैं और उन फैक्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि येस इट इज़ एक्यूरेट. ठीक है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स. द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड वेयर ही टीचेज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द क्लासरूम. टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहीं ख़त्म नहीं हो जाती जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें भी इंक्लूड करती है कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो जो नॉलेज है, ठीक है, ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर हिमसेल्फ एंड असेसिंग द अचीवमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ऑल्सो. कि जो बच्चा है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करें. ठीक है, जो नॉलेज है उनकी उसको भी हम वास्ट करें, वैलिड करें, जो उसकी नीड है, जो उसकी डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करें. ये भी हमारा काम है. और ये हम कब, अब देखो एक बच्चा है, जब वो 11th में सोचो एडमिशन लेके आया, न्यू है,
हम सबसे पहले क्या पूछेंगे कि भाई तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी, ठीक है। पहले फर्स्ट से माना जाता है परसेंटेज कितनी थी। 10th की परसेंटेज उसने बता दी 89% थे। अच्छा, यानी कि दिमाग में ये आ गया, डिस्कशन भी करेंगे, अरे तुमने उन बच्चों की परसेंटेज पूछी थी, वो बच्चा है ना वो कितना ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाया था, ये हुआ है। लेकिन जब 1 महीने बाद देखते हो कि वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो तुम्हारा कंक्लूज़न कुछ और बन जाएगा, तुम्हारा डिस्कशन किसी और बात पे चलेगा। अरे ऐसा लग रहा है नकल मार के करके आया था, या ग्रेड मिल गए थे, या ये सिर्फ असाइनमेंट के लेवल के मार्क्स हैं, तो तुम ऐसे ऐसे डिस्कशंस करोगे। तो कहने का मतलब ये कि प्रोफेशनल एफिशिएंसी देता है, जिससे आप बच्चे को के डिज़ायर, उसकी नॉलेज, उसको उसकी जो अचीवमेंट है उसको मॉडिफाई कर सको, तुम अपना खुद का काम कर सको। फिर नेक्स्ट बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करना, ठीक है, वो भी स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा ज्योमेट्रिक इमेज है डाटा की, जो मैथमेटिकल पिक्चर है, ठीक है। ये एनेबल करता है हमें ये सोचने के लिए कि स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को विजुअल टर्म में कैसे देख सकते हैं। एक पिक्चर इज सेट टू बी मोर इफेक्टिव दैन वर्ड्स, ये तो मैं सबको पता है, पिक्चर ज़्यादा इफेक्टिव होती है वर्ड्स से, ठीक है। फॉर डिस्क्राइबिंग का कोई भी पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए, कोई फिनोमेना डिस्क्राइब करने के लिए पिक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कंसिक्वेटिंग द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा प्रूव्स क्वाइट एन इफेक्टिव एंड एन इकोनॉमिक डिवाइस फॉर द प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्टेड स्टैटिस्टिकल डाटा। तो जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, वो प्रूव करती है कि एक इफ़ेक्टिव, प्रभावी, ठीक है, और बहुत इकोनॉमिकली डिवाइस, इकोनॉमिक डिवाइस का मतलब बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, समझने वाली है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डाटा हमें हेल्प करता है। स्टैटिस्टिकल डाटा हम कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इनसे शो कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का? ये डाटा जो है प्रेजेंट किया जा सकता है बहुत अट्रैक्टिवली, ठीक है। ये इफ़ेक्ट डालता है ब्रेन पे बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब कि ज़्यादा समय तक बच्चा एक चीज़ को समझने में या याद रखने में हेल्पफुल होता है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव एन इमीडिएट एंड अ मीनिंग ग्रुप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा थ्रू सच प्रेजेंटेशन। इन प्रेजेंटेशन हम जो डाटा होता है लार्ज अमाउंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो डाटा होगा उसको भी समझने में हमारे लिए बहुत ईजी होगा। कंपैरेटिव एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी इफेक्टिवली एंड ईजिली मेड। हम जब पिक्चर देखेंगे, जब ग्राफ देखेंगे, तो हम जो कंपैरिजन है वो इजीली कर पाएंगे, इंटरप्रिटेशन है वो इजीली कर पाएंगे। बहुत सारे वैल्यूएबल स्टैटिस्टिक्स होते हैं जैसे मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, वो इजीली कंप्यूट किए जा सकते हैं थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वी ऑल्सो गेट एन इंडिकेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, और हम जो दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है उसको भी इंडिकेट कर सकते हैं थ्रू डायग्राम। ऐसी प्रेजेंटेशन होती हैं वो हेल्प करती हैं प्रॉपर इवैल्यूएशन करने में, इंटरप्रिटेशन करने में। जो भी हमारे पास आइटम्स हैं इंडिविजुअल के, या हमने जो भी वेरिएबल के रिजल्ट निकाले हैं उनको इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। द रियल वैल्यू ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजेस अस इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तुमने देखा होगा जब हमें अपना जीडीपी दिखाना होता है, पर इनकम दिखानी होती है स्टेट की, कंट्री की, ठीक है, तुमने ये देखा ही होगा तो ग्राफ का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजीली समझ में आ जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प करता है फॉरकास्टिंग में, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें बतानी है, फॉरकास्ट करनी है, उसमें भी हमें हेल्प करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा के मोड्स कौन कौन से हैं? वी नो दैट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रॉ स्कोर इज नोन एज अनग्रुप डाटा, एंड व्हेन इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैन इट इज़ रेफर्ड टू एज ग्रुप डाटा। जब एक डाटा जब अनग्रुप्ड होता है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी, जो रॉ स्कोर होते हैं उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। जब इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद इसे हम ग्रुप डाटा कहने लग जाते हैं। सेपरेट मेथड यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये दो तरीके के डाटा होते हैं जैसे अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है,
उनको जब डाटा नॉट ग्रुप्ड, जो ग्रुप्ड डाटा नहीं होता उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वी यूजुअली मेक यूज़ द फॉलोइंग ग्राफिकल डाटा। तो हम मेनली, आप ये ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या अनग्रुप्ड डेटा के लिए बार ग्राफ या बार डायग्राम, सर्कल ग्राफ या पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम या लाइन ग्राफ, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ या डायग्राम, डेटा जब प्रेजेंट किया जाता है बार के द्वारा। जनरली ये जो डायग्राम होते हैं या पिक्चर होते हैं उनको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, इसीलिए ये बार डायग्राम है, इसको हम बार ग्राफ्स भी कहते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं या ग्राफ्स हैं यूजुअली दो तरीके से अवेलेबल होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों तरीके से बनाने में जो लेंथ है बार की वो प्रोपोर्शन होती है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जैसे हाइट, इंटेलिजेंट, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, कॉस्ट, इनके अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं। विड्थ ऑफ बार जो है वो किसी भी सेट ऑफ रूल से बन सकती है। ये आर्बिट्री फैक्टर होता है, जैसे स्पेस 2 बार्स में कन्वेंशनल होता है, हैव अ स्पेस अबाउट 1/2 द विड्थ ऑफ अ बार। द डाटा कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्रू द डायग्राम मे बी इन द फॉर्म ऑफ रो स्कोर्स, टोटल स्कोर्स और फ्रीक्वेंसीज कंप्यूटेड स्टैटिस्टिकल एंड समराइज फिगर लाइक परसेंटेज एंड एवरेज। लेट अस नाउ ट्राई टू इलस्ट्रेट। अब इसको देखो, इलस्ट्रेशन से दिया हुआ है। 1996 से 71 में स्टूडेंट्स 1200, 97 से 98 में 1040, 98 से 99 में 960, 99 से 2000 में 1000, फिर 2001 में 1400। ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? देखो, हमने यहाँ पे वर्टिकल लेंथ का डाटा है। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट बिजनौर के स्कूल्स हैं, ये तो स्ट्रेंथ है डेटा की। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है। इस साल में स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बॉयज़ इंटरमीडिएट कॉलेज के इन सालों में कितने स्टूडेंट्स थे। बॉयज़ स्कूल था, बॉयज़ कॉलेज था और उसमें इतने इतने थे, तो ये बना दिया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं और ये है स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे ईयर आ जाएंगे जो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो, द टास्क ऑफ ड्राइंग द बार ग्राफ मे बी फर्दर 10.4 शोन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो 120 क्लास 12 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स 120 हैं बच्चे एक स्कूल में। डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने बोला करने के लिए। ठीक है, तो डिटेल इन्होंने दिया। फोटोग्राफी में 6 स्टूडेंट है, परसेंट 5 है। क्ले मॉडलिंग में 30 हैं, परसेंट 25 है। किचन गार्डनिंग में 48 है, परसेंटेज 40 है। तो जैसे नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट निकाला और उनसे जितने ये बच्चे हमारे पास आए अलग अलग प्रोफेशंस के लिए, अपने अपने ऑप्शंस के लिए, अपने अपने आप बोलोगे उसको, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, टोटल में से जितने बच्चे आए उनका परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, अब इसको बार ग्राफ में कैसे किया? देखो, बुक बाइंडिंग, डॉल बाइंडिंग ऐसे कर दिया और परसेंटेज को ऐसे कर दिया। ठीक है, और परसेंटेज इधर भी लिखा होता है। ठीक है, जो ये वाले नंबर है ना परसेंटेज परसेंट, वो यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये जो लाइन दी हुई है यहाँ पे फिगर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद होता है सर्कल ग्राफ या पाई ग्राफ, पाई डायग्राम। इस फॉर्म में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो डाटा होता है वो प्रेजेंट किया जाता है सर्कल के पोर्शन में। जो नेम पाई डायग्राम है वो एक सर्कल डायग्राम होता है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, और हमें कंसिडर करना होता है क्वांटिटी को पाई के रूप में। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम इसको? जो सरफेस एरिया होता है सर्कल का, उसको हम 22 कवर या 360 डिग्री कहते हैं। तो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल डायग्राम से, उसको हम पार्ट्स या सेक्शन ऑफ सर्कल में करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, द टोटल फ्रिक्वेंसीज और वैल्यूज इक्वेटेड टू 360 डिग्री एंड देन द एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू कंपोनेंट पार्ट आर कैलकुलेटेड टू द कंपोनेंट पार्ट्स। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाला, ये हमारा सेम फोटोग्राफी HTML। अब ये दिया हुआ है, हमें पाई डायग्राम पे करना है। हम क्या करेंगे इसको, टोटल हमारे बच्चे कितने 120। ठीक है, अब 6 में हमने किया 120 और मल्टीप्लाई करें 360 से। 360 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें सर्कल पे शो करना है ये। ठीक है, जो जो परसेंटेज आती रहेगी उस परसेंटेज से हम इसको बना देंगे। ठीक है, अब पिक्टोग्राम कैसा होता है? न्यूमेरिकल डाटा, स्टैटिस्टिक का न्यूमेरिकल डाटा
जो रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे 98 से 99 में 650 बच्चे थे, एक को इन्होंने 100 मान लिया है तो इन्होंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। फिर आता है लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं जो बनाए जाते हैं ग्राफ पेपर पे डाटा कलेक्ट करके। वन वेरिएबल होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, अदर वेरिएबल होता है वर्टिकल वाई एक्सिस पे। इन ग्राफ्स की हेल्प से जो वन वेरिएबल का इफ़ेक्ट होता है दूसरे वेरिएबल पे, वो हम इसको शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंटेलिजेंट टेस्ट में एडमिनिस्टर किया गया 11th क्लास का, डेमोन्स्ट्रेट करता है स्टूडेंट प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग कि लर्निंग पे कितनी प्रैक्टिस हो रही है, मतलब लर्निंग पे जो इफ़ेक्ट है प्रैक्टिस का वो क्या है। देखो ट्रायल नंबर 1 to 12 कर दिया, स्कोर आए हैं इतने, ठीक है। स्कोर ऑब्टेन्ड इतने हैं और ट्रायल नंबर इतने हैं। लाइन ग्राफ बनाना है। देखो इधर तो लिख दिया हमने स्कोर, इधर लिख दिया हमने द इफ़ेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑन लर्निंग, ठीक है। ये हमने कैसे किया, देखो जैसे 1 है, 1 के ऊपर कितना था 4, हमने 4 कर दिया। ये नीचे वाले स्कोर्स हैं, हाँ नीचे वाले स्कोर्स हैं, और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ट्रायल नंबर है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो लिखा हुआ है उसको हमने पॉइंट कर दिया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा होता है। ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, 4 मेथड होते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व या ओगे, ये मेथड्स हैं जिससे हम करते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, कॉलम डायग्राम होता है जो एक बार ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कुछ ऐसे हम देखते हैं इसको। द स्कोर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल क्लास लिमिट, जैसे 19.4 से 24.45, 24.5 से 29.5, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ये। उसके बाद देखो सेकंड वाला, 2 एक्स्ट्रा इंटरवल्स हैं, एक नीचे एक ऊपर है, 0 फ्रीक्वेंसी है। देखो ये देख लिया, ठीक है। अब हम एक्चुअल लोअर लिमिट लेते हैं क्लास इंटरवल की और ट्राई करते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे उनको लगाएंगे, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन की, वो प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे। ये ज़रूरी है कि हम जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की वो बेस लाइन से शुरू करते हैं। देखो अब इस पर सीधा हम आते हैं। अ गुड जनरल रूल ऑफ दिस पर्पज़ एज सजेस्टेड बाय गैरेट, उन्होंने एक रूल बताया है गैरेट ने कि टू सिलेक्ट एक्स एंड वाई यूनिट्स विच विल मेक द हाइट ऑफ द फिगर अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। ये देखो फिर सब तुमने 9th 10th में किया हुआ है तो तुम्हें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। जो अब प्रोसीजर है हमारा उसको प्रॉपर्ली हम समझ सकते हैं ऐसे। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। ये दे दिया जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिया, इनमें गैप नहीं छोड़ते, साथ करते हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसे फिगर में शो हो रहा है, एक लाइन ग्राफ की तरह है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक हिस्टोग्राम से लेते हैं, जैसे हिस्टोग्राम का ही पॉलीगन बन रहा है ये। फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है, और स्कोर जो मिड पॉइंट्स आए हैं उनके, ठीक है। जैसे ये 19.5 और 24.5, ठीक है। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे उनको हम इस पे लगाएंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है हमारी मिड पॉइंट, हम इसमें लगाएंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी वाली है इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे कि क्या आ रहा है। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन टेबल 2। As in histogram, 2 extra intervals or classes, one above and the other below the given intervals are taken. The midpoints of the all classes including 2 extra intervals are calculated. Midpoints are marked along the x-axis and the corresponding frequencies are plotted along the y-axis by choosing suitable scales on both axes. Various points obtained by plotting the midpoints, and ये midpoints के बारे में बता रहा है। डिफरेंस क्या है पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में? एक पॉलीगन होता है उसमें मैनी साइडेड फिगर होता है, ठीक है। एक क्लोज्ड कर्व होता है और एक फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, वो क्लोज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी कर्व
हम एक्स्ट्रा इंटरवल्स या क्लासेस नहीं लेते, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिगर को क्लोज करना होता है। कंपैरिजन क्या है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में? बोथ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज़ किए जाते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं डिफरेंसेस के, उसको भी हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस और इसमें यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। इतने डिफरेंसेस तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको सोचने की ज़रूरत, ठीक है। अब एक बार हम ये देखते हैं, देखो इस तरीके से कि हमने फ्रीक्वेंसीज ले ली, नीचे हमने बिल्कुल वो ले ली जो अपर एज लिमिट है, हमारी अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की, और स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगेव, ठीक है, वो इस तरीके से बनाते हैं जो अभी हमने ऊपर बताया है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर्व, और ये इसके बारे में बताया हुआ, तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो पॉलीगन एंड ओगेव बनाने की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्मूथ फ्रीक्वेंसी इन्होंने करी है, ठीक है। कैसे करी है? पॉलीगन के लिए फ्रीक्वेंसी अलग बनाई जाती है, ओगेव के लिए फ्रीक्वेंसी अलग बनाई जाती है। इसकी मैं तुम्हें सेपरेट वीडियो दे दूँगी। देखो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितना है? 55, 56, 57, 58, 59, 4 है, ठीक है। 4 + 3 + 7 अपॉन में 3 इन्होंने ये किया है इसमें, ठीक है। तो 4.66 या 4.7 आ जाएगी इसमें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। तो ये सब थे और इससे ज़्यादा इसमें नीड भी नहीं है। तो तुम्हारा ये वाला जो टॉपिक है पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें सिर्फ कोफिशिएंट बचा है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।